अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में फॉर्म हुआ है उसका वो कहाँ से, तो इंडिया में क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। अगर आप यूएसए का केस देखेंगे तो यूएसए वगैरह में क्या होता है कि डबल जुडिशियल सिस्टम होता है, एक सेंट्रल के लिए होता है, दूसरा स्टेट के लिए होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए। अब कौन से आर्टिकल ये इसको डील करते हैं, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक और पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखिए, तो एट प्रेजेंट देयर आर 31 जजेस। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये जो जजेस थे 2009 तक 24 थे, बाद में और इसको 31 कर दिया गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है ये कैसे होता है, तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, तो जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है, ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो ये जब अपॉइंटमेंट होता है तो ये कैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जैसे कंसल्टेशन होता है और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये इसका कंडीशन दिया हुआ है। कंट्रोवर्सी क्या हुआ था, तो पहले कंट्रोवर्सी हुआ था कि ये कंसल्टेशन बाइंडिंग है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि 1993 में सेकंड जज केस हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, रिवर्स किया कि जो कंसल्टेशन को चेंज करके कॉन्करेंस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेगा ही, बाइंडिंग है उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस लेना उसको बाइंडिंग है। और सेकंड नंबर क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देगा वो दो मतलब आफ्टर कंसल्टेशन विद ए कॉलेजियम ऑफ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। कंसल्टेशन विद कॉलेजियम ऑफ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 93 में ये सेकंड जज केस हुआ। फिर उसके बाद हुआ 98 में थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंसल्टेशन मतलब जो जज की अपॉइंटमेंट होनी है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और इसमें इसने क्या किया कि और जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो एडवाइस देगा, द सुप्रीम कोर्ट द जज ऑफ सुप्रीम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट गिव हिज एडवाइस आफ्टर कंसल्टिंग विथ ए कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस। और अगर 2 जज भी इसके अगेंस्ट कहते हैं कि अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट रहते हैं, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज मे नॉट टेंडर हिज एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, मे नॉट मतलब अपना एडवाइस नहीं देगा उसके अपॉइंटमेंट के लिए, उस जज के अपॉइंटमेंट के लिए। और उसके बाद से इसमें एक कंडीशन और क्या दे दी गई है कि अगर मतलब विदाउट कंसल्टेशन सुप्रीम को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देता है, तो प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा या प्रेसिडेंट उसको मना कर देगा। ठीक है ना। रिकमेंडेशन मेड बाय द सुप्रीमो विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेशन आर नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। ये हो गया इसका जो कंट्रोवर्सी था। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस क्या है, तो 1950 से लेकर 1973 तक सीनियर मोस्ट जज जो था उसका अपॉइंटमेंट होता था चीफ जस्टिस, एज ए चीफ जस्टिस में। लेकिन 73 में क्या हुआ कि एन रॉय को अपॉइंट कर दिया सुपरसीडिंग द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस। उसके बाद से एमएन बेग को अपॉइंट कर दिया 77 में सुपरसीडिंग द सीनियरिटी। लेकिन 1993 में जब क्या कहते हैं सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सीनियर जो मोस्ट जज क्या हेल्ड किया कि सीनियर मोस्ट जज शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये हो गया। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसको, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड या हाई कोर्ट में 5 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, मतलब लगातार 5 साल की हाई कोर्ट में सर्विस होनी चाहिए, और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है ना। और ही मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। इन सब कंडीशन क्या होने चाहिए। इनका ओथ और एफर्मेशन कौन कराता है, इनका ओथ और एफर्मेशन जो है
प्रेसिडेंट कराता है, ओथ ऑफ अफर्मेशन कौन कराता है? प्रेसिडेंट। टेनर क्या है? द टेनर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो कितना दिया हुआ है? टेनर दिया हुआ 65 ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद से ही कैन बी रिमूव्ड, ही कैन गिव हिज रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट, वो अपना रिजाइनेशन दे सकता है। उसके बाद से ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, बाय द ऑन एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ द पार्लियामेंट का प्रोसेस क्या है? देखो इसमें क्या है कि ऑर्डर पास कौन करता है? ऑर्डर इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो एड्रेस इसके अगेंस्ट में, एड्रेस टू इन दिस रेस्पेक्ट इज एड्रेस टू इन दिस रेस्पेक्ट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेज, an address in this respect is laid before both the houses and passed by a majority and by a majority of total membership of the house and two-thirds of the member present in voting, ठीक है ना। ग्राउंड क्या है? द ग्राउंड ऑफ रिमूवल इज मिस वेवर इन कैपेसिटी। अब देखिए प्रोसेस, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो रिमूवल मोशन, जब रिमूवल मोशन को सपोर्ट कितना करना चाहिए? 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तब इसको क्या किया जाता है? इज लेड बिफोर द स्पीकर और चेयरमैन, लेड बिफोर द स्पीकर और चेयरमैन। द चेयरमैन और स्पीकर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ एक्सेप्टेड तो एक कमेटी फॉर्म होती है 3 मेंबर की, कंसिस्टिंग ऑफ ए जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। इन लोगों को, इफ द कमिटी फाउंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी फाइंड इन कैपेसिटी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। आफ्टर द मोशन इज पास बाई ईच हाउस ऑफ द बाई स्पेशल मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट पास ए ऑर्डर रिमूविंग द कोर्ट, रिमूविंग द जज, ठीक है ना। ये हो गया ये पूरा। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या कंडीशन है? एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 126 है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के थ्रू आते हैं? आर्टिकल नंबर 126 के थ्रू ये करता है, ठीक है ना। एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 126। एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किस कंडीशन में अपॉइंट करता है? कि इफ़ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, ठीक है ना, और या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, और थर्ड कंडीशन क्या है कि चीफ जस्टिस अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इनकैपेसिटी, ठीक है ना। इनके एडहॉक जजेस क्या होते हैं? एडहॉक जजेस जो होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। अगर देखिए जैसे कि अगर जैसे कोरम नहीं पूरा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कोरम नहीं पूरा हो रहा है किसी सेशन को पूरा करने के लिए, किसी सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोरम नहीं पूरा हो रहा है, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले इनको कंसल्टेशन किसे करना होता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड प्रीवियस, और उससे पहले कंसल्टेशन करना होता है चीफ, और क्या होता है उससे पहले क्या होता है? कंसेंट किससे लेना होता है? प्रेसिडेंट से भी लेना होता है इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन वो क्या है, जिसको अपॉइंटमेंट करना है वो क्वालिफाई होना चाहिए एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए। और वो जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है वो प्रायोरिटी पे सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा, ना कि अपना ऑफिस का वर्क करेगा, ठीक है ना। उसके बाद से रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यू टू पेंडिंग वर्क्स। अगर पेंडिंग इंपेंडेंसी ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है कि इसका अपॉइंटमेंट से पहले उसको कंसेंट लेना होता है प्रेसिडेंट का, एज वेल एज जी जज का अपॉइंटमेंट करना उससे भी कंसेंट लेना होता है, ठीक है ना। उसके बाद से सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली है। अब देखो प्रोसीजर, अब देखो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया गया है? टेनर जो है इनका फिक्स है, रिमूव्ड उसी प्रोसीजर से हो सकता है लेट ऑन बाय इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलरी अलाउंसेस जो है वो कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड ड्यू, मतलब उसके डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते हैं जो सैलरी अलाउंसेज इनको मिल रहे हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट, अदर देन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो सैलरी और ये अलाउंसेज जिनको मिलते हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड
इसलिए इस पर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकता है। और थर्ड क्या है, जो कंडक्ट ऑफ जजेस जो है वो कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, अदर देन इम्पीचमेंट को छोड़ के कभी इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से क्या है कि अपने ऑफिस के स्टाफ और सर्वेंट को चीफ जस्टिस इंडिया खुद अपॉइंट करता है। उसके बाद से फ्रीडम टू अपॉइंट, इसका जुडिक्शन जो है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको बढ़ाया भरे जा सकता है, इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है। अब देखो क्या क्या है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या मैंने बताया आपको 126 के अंदर। एडहॉक जज जो होता है, एडहॉक जज ये क्या होता है 127 के अंदर, ठीक है ना। एडहॉक जज 127 और रिटायर्ड जज जो होता है 128। एक्टिंग 126, एडहॉक 127, रिटायर्ड 128, ठीक है ना। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो होता है 143 में डिसाइड। उसके बाद से जुडिक्शन देख लो 126, 127, 128, 126, 120 एक्टिंग, फिर एक्टिंग हो गया, एडहॉक हो गया, फिर रिटायर्ड हो गया 128 के अंदर, ठीक है ना। एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड। उसके बाद से 128 हो गया। तो उसके बाद से अभी आप लोग ये देखिए, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ इसका फंक्शन जुडिक्शन देखिए। फंक्शंस जो होते हैं, जुडिक्शन कहाँ कहाँ है। तो एक तो सबसे पहला ना ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिस्प्यूट देखता है प्रोविंशियल यूनिट्स के। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट ऑन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। तो इन सच केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन। एक्सक्लूसिव मीन्स मतलब कि सिर्फ ये जो केस है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। ओरिजिनल मीन्स मतलब कि ये अपील के थ्रू ये सब डिस्प्यूट नहीं डिसाइड करता है, ये यहीं पे डायरेक्टली आती हैं। अपील के थ्रू ये सब डिसाइड नहीं करता है। ओरिजिनल मीन्स नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच। ओरिजिनल मीन्स क्या होता है, द पावर ऑफ टू हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे ऑफ अपील। और ठीक है ना। उसके बाद से इन सब केसेस में कौन कौन से केसेस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं डिसाइड कर सकता है। अगर वो डिस्प्यूट एराइज हो रहा है कि किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट होने की वजह से, या और कोई इस तरह के किसी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से एराइज हो रहा है तो नहीं डिसाइड। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं डिसाइड करेगा। मैटर ऑफ फाइनेंशियल मतलब रिकमेंडेशन मैटर्स रिफर्ड बाय फाइनेंस कमीशन, उनको नहीं डिसाइड करेगा। और फोर्थ उसमें क्या किया गया, ये तीन इंपॉर्टेंट रीट जुडिक्शन देखो। रीट जुडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या कर सकता है, रीट इशू कर सकता है। और जैसे ही कौन कौन से हीवियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, कोवेरेंटो है, प्रोहिबिशन है, सेंटियोररी है, ठीक है ना। ये सब सारे रीट कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। अब ये रीट वो द सुप्रीम कोर्ट क्या है इसमें ये रीड करने का पावर क्या है कि ओरिजिनल है, मतलब कि एग्रीव पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को के पास जा सकता है। ये जो रीट पावर करने का इशू, रीट इशू करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ये इस तरीके का फंडामेंटल राइट के लिए हाई कोर्ट भी रीट इशू कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद एपीलेट जुडिक्शन, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। और ये कौन कौन से अपील सुनता है, अपील इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील इन सिविल मैटर, अपील इन क्रिमिनल मैटर, अपील इन स्पेशल। ये अपील कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का डिस्प्यूट तब सुनता है अगर सर्टेन सुप्रीम हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, there is involves a substantial and requires constitutional and require interpretation of the constitution। सिविल मैटर्स कौन कौन से सुनता है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है और द क्वेश्चंस केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और क्या है मैटर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और क्या है सेकंड क्या है कि द क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कब सुनता है,
कि अगर क्या करे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिवर्स द डिसीजन और जो एक्यूज्ड है उसको को एक्विटल को डेथ सेंटेंस में चेंज कर दिया है, और क्या है, और या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट सर्टिफाई करे दैट द केस इज फिट टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये सब हो गया। उसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 क्या करता है, द प्रेसिडेंट जो है कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और क्या है, ऑन ए डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और एनी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में तो कैन टेंडर हीज एडवाइस और रिजेक्ट और टेंडर इट्स एडवाइस opinion or to the president और may refuse to tender its advice, may tender और may refuse to tender its advice। लेकिन सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। देखिए जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो जजमेंट होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि आर रिकॉर्डेड, किस लिए, फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो सकता है, दीज रिकॉर्ड आर ये क्या है, एडमिटेड एज एविडेंसरी, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं एविडेंसरी वैल्यू के होते हैं, आई कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन बी प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है ना। इट हैज़ द पावर, इसको क्या पावर है कि पनिश करने के लिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या है, विद सिंपल रिजमेंट और जेल ऑफ अप टू 6 मंथ और बोथ, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन कैन बी 2 टाइप, सिविल में भी, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्या कब होता है, जैसे कोई क्या करे, डिसोबीडियंस, कोई विलफुल डिसोबीडियंस हो करे, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट या कोई रीट इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, या कोई या कोई ब्रीच और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। और क्रिमिनल कब करेगा कि कोई ऐसा चीज़ पब्लिश करे टू मतलब लोअर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे केस में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। किन केसेज में इशू करता है ये, सुप्रीम कोर्ट ये इशू करता है टू एग्जामिन करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या और लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर वो एग्जामिनेशन में फाउंड करता है कि वैलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनको डिक्लेयर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड कर देगा, वो डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। कौन कौन से रीजन में, दो चीज़ में, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन्स। कब कब इशू किया है इसने, कुछ एग्जांपल जैसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू यूज किया था 1967, तो उसके बाद से केशवनंद भारती 1978 और मीनेराव मिल्स केस में 1980s में, ठीक है ना। इन सब केसेज में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया था। और उसके बाद से अदर पावर्स क्या है, सारे डिस्प्यूट जो होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यही डिसाइड करता है। और अगर मान लो कि कंडक्ट एंड बिहेवियर जो यूपीएससी के चेयरमैन को डिस्कस करने के लिए प्रेसिडेंट ने मैटर रेफर किया, तो ये एग्जामिन करेगा, और ये जो भी एडवाइस करेगा बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट होगा। इसके पास पावर है अपने जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, और ये सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है, सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। हाँ, और उसके बाद से दो इम्पोर्टेंट और टर्म क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट का है, और दो इम्पोर्टेंट और क्या टर्म है, एडवाइजरी जो है ये किसके अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 143, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 143 के अंदर आता है। रिव्यू करता है अपने ऑन जजमेंट को, रिव्यू अंडर आर्टिकल 137, ठीक है ना। रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट किसके अंदर करता है, अंडर आर्टिकल 137 के अंदर। अभी किसके अंदर है, रूल ऑफ कोर्ट, डिसीजन बाइंडिंग ऑन अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, और ये देखिए और क्या एडवाइजरी जुडिक्शन इसका है 143 के अंदर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको सब बता दिया है। इसमें देखिए क्या क्या कुछ है, 126 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 के अंदर एडहॉक जज, 128 के अंदर रिटायर्ड जज, ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद से क्या है,
137 के अंदर अपने 143 के अंदर प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 143 के अंदर और 137 के अंदर अपने जजमेंट को खुद रिव्यू करता है, अपने जजमेंट को खुद रिव्यू करता है, ठीक है ना। तो ये ख़त्म हो गया, ये आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया।